नमस्कार, मैं हूं रेनू। वेलबींग एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले साल दिसंबर से शुरू हुए कोरोना वायरस का कहर अब तक जारी है। लोगों में इस वायरस का इतना ज्यादा डर पैदा हो गया है कि बच्चों की एक छोटी सी छींक भी उनमें खौफ पैदा कर रही है और लोगों का डरना भी सही है, क्योंकि भारत में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। वहीं छोटे बच्चों को इस बीमारी से बचाना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे ना तो मास्क पहनना पसंद करते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, सबके पास जाते रहते हैं और मुंह में भी बार बार हाथ डालते रहते हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं, बच्चों और किशोरों पर पड़ा है। इस वायरस के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आइए बात करते हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गुप्ता से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कोविड-19 है, इसका बच्चों पर, नवजातों पर, किशोरों पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना खतरनाक है उनके लिए? देखिए, ऐसा है कि एडल्ट्स के मुकाबले अगर हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चों पर इसका प्रभाव कम आता है। जो हमारी जो टोटल इंसिडेंस है, अगर आप आउट ऑफ हम टोटल केसेस देखते हैं तो इंसिडेंस बच्चों में 5 से 7% आ रहा है। यानी कि आफ्टर टोटल केस 95% एडल्ट्स हैं, 5 to 7% चिल्ड्रन हैं। तो बच्चों पर उसका असर कम ही देखा जा रहा है। और दूसरी बात, बच्चों में ये बीमारी बड़ों के मुकाबले कम खतरनाक साबित हो रही है। अच्छा। बच्चों में इससे जो है मॉर्बिडिटी, हॉस्पिटलाइजेशन रेट, ये सब इससे कम है, एडल्ट्स के मुकाबले कम है। अच्छा। 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें इनका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा। अदरवाइज बच्चों की क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी है तो इसलिए उनके अंदर इस बीमारी का प्रभाव एडल्ट्स के मुकाबले कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों को अगर ये बीमारी हो जाती है तो किस तरीके के सिम्टम आते हैं बच्चों में? सिम्टम्स तो इसमें वैसे ही आते हैं जैसे कि एडल्ट्स में आते हैं। जैसे कि बच्चों को बुखार होना, खांसी होना, और उसको सांस लेने में दिक्कत होना, और क्या कहते हैं, बच्चों में पेट में दर्द, उल्टी, लूज मोशन और स्मेल का चले जाना, यही वाले लक्षण जो एडल्ट्स में हैं उसी प्रकार के लक्षण बच्चों में भी देखे जाते हैं। मतलब कुछ अलग तरीके के लक्षण नहीं? कुछ बच्चों में एटिपिकल टाइप के लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में लक्षण यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ बच्चों में एटिपिकल हैं, जैसे कि सेरेब्रल इन्फार्क्ट है, किसी में दिमाग के अंदर सूजन आ गई, किसी में और शरीर के हिस्से में कुछ परेशानी हो गई, किसी में हैमरेज हो गया। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में सिम्टम्स यही वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को जुकाम हो जाए, नाक बहने लग जाए या शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो कैसे पता चलेगा कि कोविड है बच्चे को या नॉर्मल जुकाम है? देखिए, एग्जैक्टली देखने पे तो सही पता नहीं लगा सकते। अच्छा। आप खाली सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यस, इसको खांसी, नज़ला, जुकाम है, परिवार में इसके कॉन्टैक्ट है कोई कोरोना का। अगर परिवार में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो कोरोना के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर परिवार में कॉन्टैक्ट है और उसे खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार है तो कोरोना के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। पता तो उसका एग्जैक्ट पता लगाने के लिए तो उसके लिए वो कोरोना का टेस्ट ही करना पड़ता है, चाहे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, चाहे RT-PCR करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों में कावासाकी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं। ये कावासाकी बीमारी है क्या चीज़? कोविड से इसका क्या रिलेशन है? कावासाकी बीमारी तो देखिए ऐसे है कि बेसिकली कावासाकी बीमारी में वैस्कुलाइटिस होती है, यानी कि जो वो होती है नसें, उनमें सूजन आ जाती है। अच्छा। ज़्यादातर ये बीमारी 5 साल से छोटे बच्चों में ही मिलती है। अच्छा। और इसके मुख्य लक्षण हैं कि बुखार आता है, शरीर पे रैश होता है, कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखें लाल हो जाती हैं, और लिप्स क्रैक हो जाते हैं, और आपकी जो जीभ है वो स्ट्रॉबेरी टंग कहलाती है, बिल्कुल लाल होती है। अच्छा अच्छा। और शरीर के बाकी हिस्सों में भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वैस्कुलाइटिस से शरीर के डिफरेंट अलग अलग हिस्सों में ये खून का प्रवाह कम करके और या वहाँ पे से खून की लीकेज करके उसमें परेशानी प्रभाव पैदा करती है। अच्छा। हाथों में भी सूजन हो सकती है। अच्छा। तो कोविड से इसका कोई रिलेशन है? कोविड से ये इस बीमारी के एग्जैक्ट जो कारण है कावासाकी का, ये मेडिकल साइंस को नोन नहीं है। अच्छा। लेकिन ये माना जाता है कि बहुत से जो रेस्पिरेटरी वायरस हैं उनके जो प्रति हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, उसके नतीजे में कई बार वो अधिक होने के कारण से उसमें कावासाकी टाइप का पिक्चर मिलता है। अच्छा। कावासाकी सिंड्रोम के वाली पिक्चर मिलती है। अच्छा। तो क्योंकि कोरोना वायरस भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, तो इसके जो प्रति इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है, उसमें उसके कारण से कावासाकी के मरीजों में कोरोना के पैंडेमिक में बढ़ोतरी देखी गई है। अच्छा। इटली में तो 1-2 स्टडी में ऐसा है कि वहाँ पर 30 टाइम्स ज़्यादा कावासाकी के मरीज मिले हैं पिछले वर्षों के मुकाबले पैंडेमिक के बाद। अच्छा। तो उसका ये रिलेशन है कि
इस कोरोना के जो पैंडेमिक में कावासाकी के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अच्छा, भारत में कितने केस आए हैं डॉक्टर साहब इस बीमारी के? कावासाकी के जी देखिए एग्जैक्ट नंबर तो कहीं डाटा इसका उपलब्ध नहीं है, लेकिन केसेस देखने को मैंने बताया पहले तो बच्चों में ही कोरोना कम है। कोरोना कम है तो ये जो उसके रिएक्शन में होने वाली कावासाकी है ये भी कम ही है। और वैसे किन किन राज्यों में आए हैं अगर मामले आए हैं? महाराष्ट्र में भी केस देखे गए हैं। अच्छा। तमिलनाडु में भी केस देखे गए हैं। उड़ीसा में भी कुछ केस देखे गए हैं। जी। तो कुछ केसेस रिपोर्टेड हैं और उनमें इस तरह की परेशानी कावासाकी वाली आई। कुछ में तो कावासाकी था और कुछ में उसके साथ ये जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है वो एसोसिएटेड था। अच्छा, उसी से एसोसिएटेड है वो? उसी से एसोसिएटेड है। अच्छा। उसी के कुछ पेशेंट्स में वो सिंड्रोम एसोसिएटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों चीजें क्यूरेबल हैं? क्यूरेबल तो है। अच्छा। कावासाकी तो देखिए एज सच इतनी सीवियर इलनेस नहीं है, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, ठीक हो जाती है। अच्छा। लेकिन जो ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, हाँ जी। इसमें कई बार अगर आप इसको सही से रिकॉग्नाइज करके प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। लंग आपका इन्वॉल्व है, हार्ट इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व है। ऑर्गन फेलियर की सिचुएशन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की सिचुएशन आ सकती है इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। अच्छा। इम्यूनोसप्रेसेंट से और क्या कहते हैं एंटीबॉडीज से, आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनसे इसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बच्चों में और नवजातों में, किशोरों में, इन तीनों तरीके की कैटेगरी में अगर हो जाता है कोरोना, तो किस तरीके से फिर उनका देखभाल करनी चाहिए? देखभाल का तरीका तो सब में एक सही रहता है। अच्छा। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी वही रहता है कि पहले तो आप सबको जिसको भी कोरोना हो गया उसको हम होम आइसोलेट करेंगे या आइसोलेट करेंगे जिससे कि उससे औरों को संक्रमित होने का चांस कम हो जाए। दूसरी बात, उनको इम्यूनिटी बूस्टर्स देंगे, लाइक विटामिन सी है, जिंक है, ये उनको उनमें भी दिया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को ज़्यादा, मैंने बताया बच्चों में इलनेस रिलेटिवली माइल्ड होती है। अच्छा। उतनी सीवियर इलनेस नहीं होती और इनमें हॉस्पिटलाइजेशन की जो इंसिडेंस है, जो हॉस्पिटल, वो 0.08% के करीब है। अच्छा। आउट ऑफ ऑल कोविड इनमें हॉस्पिटलाइजेशन के चांस कम होते हैं। अच्छा। ज़्यादातर सीवियर इलनेस नहीं होती है तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन करना नहीं पड़ता। यू कैन मैनेज देम ऑन होम आइसोलेशन बेसिस विदाउट ड्रग्स। यानी कि रिकवरी रेट अच्छा है डॉक्टर साहब बच्चों में? रिकवरी रेट बच्चों में बहुत बढ़िया है। डेथ रेट जो बच्चों में है वो समवेयर नियर 0.1 to 0.2% है, जबकि एडल्ट्स में हमारे कंट्री में जो डेथ रेट है 2.5 से 3% आ रहा है। लेकिन बच्चों में ये डेथ रेट 0.1 to 2% ही है। अच्छा, ये जो 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है हमारी कंट्री में डेथ का रेशियो, 3-4 दिन पहले ही हुआ था, तो इसमें बच्चों का कितना रेशियो है डेथ? मैंने बताया कि डेथ का रेशियो देखिए एग्जैक्टली तो उसकी फिगर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने बताया बच्चों में जो डेथ, जिन बच्चों को कोविड हुआ है उनमें डेथ रेशियो 0.1 to 2.2% के करीब है डेथ रेट। अच्छा। इट इज़ फार लेस देन एडल्ट्स। पहली बात तो बच्चों में इंसिडेंस ही कम है। मैंने 8 to 9% मैंने बताया था 5 to 8% बच्चे कुल ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ ऑल कोविड पेशेंट्स 5 से 8% बच्चा है। अच्छा। वही इंसिडेंस कम होगी, 92% एडल्ट हो गए, 92-95% एडल्ट हो गए। दूसरी बात, जो बच्चे हैं भी उनमें इलनेस की सिवियरिटी कम है। जब सिवियरिटी कम है तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम है। अच्छा। जो बच्चों में सिवियरिटी ना होने के कारण उनमें डेथ रेट भी कम है। जी। डेथ रेट जो हमारे कंट्री में एस्टिमेट किया गया वो 0.2% है। ठीक। डॉक्टर साहब एक चीज़ बता दीजिए, जैसे छोटे बच्चे हैं ये खाने पीने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं, तो इम्यून सिस्टम भी इनका कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए कि अच्छे से खाएं पिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, बचे रहें इस बीमारी से या किसी भी बीमारी से? देखिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नेचुरल मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। जी। बच्चों को आप ड्रग्स देंगे हर टाइम, हर बच्चा हर चीज़ नहीं खाता कहने से। तो हमें जब इनको हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं तो हमें इनको अच्छे न्यूट्रिशनस डाइट भी देनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसमें टेस्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। दैट शुड बी टेस्टी ऑल्सो, दैट शुड नॉट बी बिटर लाइक ड्रग्स। तो इसमें हम नेचुरल चीज़ें दे सकते हैं। क्या क्या? जैसे कि विटामिन सी देने के लिए हम उसके अंदर सिट्रस फ्रूट यूज कर सकते हैं। अच्छा। ऑरेंज है, आपका लेमन है, जो घरों में रोजी होते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। पालक है, पालक में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। और ये जैसे जिंजर है, आपका अदरक सब्जियों में डाल सकते हैं, लहसुन है,
ये भी नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। और पपीता है, फलों में ये पपीता है जी। तो इस तरह के फ्रूट्स, और कीवी है, कीवी जी, विटामिन सी के लिए। हाँ, विटामिन सी भी है उसके अंदर, बाकी चीज़ें भी हैं कुछ, ये क्या कहते हैं, ये मिनरल्स भी हैं उसमें इस तरह के। तो वो नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टअप बच्चे की करेंगे। तो फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। और जब भी हम बच्चे के लिए कोई भी डाइट प्लान करें तो उसके न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ उसके टेस्ट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बच्चा उसे लेगा। जिंक, ये विटामिन डी, इनकी पूर्ति कैसे हो सकती है? विटामिन डी, हम ये जो पपीता वगैरह, इसमें भी बनाना में अच्छा खासा विटामिन डी होता है। बनाना इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। अच्छा। तो हम फ्रूट्स के माध्यम से कर सकते हैं। नहीं तो विटामिन डी के टेस्टी सेशेस भी आते हैं। अच्छा। जो ड्रग आती है विटामिन डी एज सच, उसका टेस्ट बढ़िया है। अच्छा। तो आप उसको विटामिन डी को सिंथेटिक फॉर्म में भी दे सकते हैं। एक सेशे में करीब 60,000 यूनिट विटामिन डी होता है। और वो अगर हम वीकली देते हैं तो दैट वो सप्लीमेंट। अच्छा। और उसको सन एक्सपोजर कर सकते हैं बच्चे को। जी। धूप में लेटाएं, सवेरे सवेरे की धूप में लेटाएं, नहलाने से पहले धूप में लेके बैठें, तो उससे सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी शरीर में बनता है। अच्छा। और विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर घर में कोई होम आइसोलेशन में हो, कोरोना हो, तो बच्चे को उससे कैसे दूरी बनाए रखें हम? क्योंकि बच्चे तो आपको पता ही है कैसे हर जगह जाने के लिए उतावले रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे को तो आप नहीं रोक पाएंगे, लेकिन एडल्ट जो होम आइसोलेशन में है, तो ही हैज टू कीप हिमसेल्फ इन कंप्लीट आइसोलेशन। आपका मतलब डोर क्लोज। हाँ, उसमें डोर क्लोज रखेंगे, उसका टॉयलेट अलग होगा, तो उस कमरे में से उसको बाहर आने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उसको टीवी वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके पास टॉयलेट वहीं पर है, तो ही डजंट नीड टू कम आउट। वंस ही डजंट कम आउट, तो बच्चे को उसी तरीके से बचाया जा सकता है। अदरवाइज बच्चा अगर उसके पास जाएगा तो बचने का कोई रास्ता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे स्कूल खुलने की बात हो रही है छोटे बच्चों की, तो क्या अगर खुल जाते हैं अगर स्कूल, तो भेजना चाहिए छोटे बच्चों को स्कूल? देखिए, उसमें संक्रमण का चांस तो जो डर है वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अब ये उसके बाद मैंने बताया कि बच्चों में इलनेस सीवियर नहीं होती है। अच्छा। लेकिन संक्रमण का दर बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा तो कुछ बच्चों में फिर सीवियरिटी भी होगी और कुछ बच्चों में प्रॉब्लम भी होगी। अच्छा। और स्कूल कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब हम कोशिश करें कि ऑनलाइन घर पे ही बच्चे तो की ऑनलाइन पढ़ाई पे करें। रखे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब संक्रमण ज़्यादातर छोटे बच्चों को डॉक्टर साहब। जब संक्रमण सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा तब मेरे ख्याल से स्कूल खुलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बच्चे आपस में एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे ना। हाँ, बच्चे तो खेलते रहते हैं डॉक्टर साहब, मास्क भी नहीं पहनेंगे, उतार ना देंगे। मास्क पहनेंगे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, ना हैंड शेक भी करेंगे, सभी कुछ करेंगे। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, आप बहुत ज़्यादा माँ बाप, हो सकता है कई लोग बहुत ज़्यादा वरीड हों कि कैसे हम ख्याल रखें, बीमारी से डर भी रहे हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बच्चों में देखिए, पहली बात तो उतना ज़्यादा, अगर घर में कोई कोविड का मरीज नहीं है और बच्चा घर में ही ज़्यादातर रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने का इशू शुरू में नहीं है। अच्छा। और अगर घर में किसी को हो जाता है तब आपकी ज़रूर एक मामला आता है कि उस एडल्ट को, जिसको भी घर में हुआ, बड़े आदमी को, उसको इस तरह से आइसोलेट करें, चाहे उसको अलग फ्लोर पे करें ताकि उस फ्लोर पे बच्चा ज़्यादा जाए ही ना, या बिल्कुल उसे एक इस तरह से करें कि जिसमें कि बच्चे से उसका कांटेक्ट ना हो। अच्छा। वही एक रास्ता है कि जो बच्चे को उससे बचाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।